कि आपके पास प्लान भी होना चाहिए। जी जी जी। हमेशा होना चाहिए लाइफ में कि आप कि कोई हमेशा सफल नहीं होता है। आपको जीवन में असफलता कभी ना कभी देखनी पड़ेगी, तो आप उसके लिए तैयार रहिए और आगे आप अपना हमेशा भविष्य में ये सोचिए कि आपको आगे बढ़ना है। लाइफ में लाइफ शॉर्ट होती है, लेकिन आपके गोल्स बड़े होने चाहिए और विस्तृत होने चाहिए, मुझे लगता है। तो आप हमेशा प्लान भी रखिए और उस पर भी काम करते रहिए। चवन्नी का सवाल, जिसकी कोई कीमत नहीं, मैं उसका खुद विरोधी हूँ, लेकिन इसलिए करता हूँ कि सबके जहन में रहता है। आप कई घंटा पढ़ती थी? क्या कहें, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया है। बहुत हमारी बेटी ने हमारा रोशन कर दिया सर। क्योंकि माता जी से और प्रश्न इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि भावुक हो चुके हैं, लेकिन पिता को भावुकता के साथ साथ कहीं न कहीं कठोर होना भी पड़ता है। जितने भी अभिभावक हमको सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को हर तरीके से प्रेरणा प्रदान करें आगे बढ़ने के लिए है। और तो बाकी एक शादी की भी उम्र होती है, तो उसको तो करना ही है, सब कुछ है, लेकिन ठीक है उसके पहले अगर उसका इंटरेस्ट है पढ़ने में, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हो, तो उसको मौका जरूर देना चाहिए। जय श्री राम मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2023 का यूपी पीसीएस का रिजल्ट फाइनली निकल चुका है। हम जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं उन विद्यार्थियों से मिल रहे हैं जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। उसी कड़ी में आज मैं हूँ कुमारगंज, अयोध्या मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर। यहाँ पर प्रगति उपाध्याय बच्ची ने डिप्टी जेलर बनी है। पूरे कौराह यहाँ पे इनका गांव है और मेरे साथ में बिटिया है। सीरियसली कहेंगे तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद रिजल्ट आना बच्ची का और उसमें सफल होना। इस बच्ची से भी बात करता हूँ और आपको जानने की कोशिश करता हूँ कि इसने कैसे संघर्ष किया। तो वो सारी चीज़ें, ढेर सारी शुभकामना बेटा अयोध्या दर्पण में। धन्यवाद। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद आपका रिजल्ट कैसा लग रहा है? समझ लीजिए हमारे लिए तो राम राज्य ही है, अयोध्या वासियों के लिए तो ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि इसके साथ ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप ये बताइए सबसे पहले तो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका फैमिली जो है, जो आपका परिवेश रहा है, उसको दोनों की जानकारी आप दीजिए। सर, मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है यही मोहली इंटर कॉलेज से संत भीखादास से प्राप्त की है। और यहीं से मैंने ग्रेजुएशन और अपना स्नातक भी किया है। जूलॉजी सब्जेक्ट से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है अभी 2022 में। ये बताइए कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला सिविल में जाने के लिए? ये मेरा बचपन से ही मोटिवेशन था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है और साथ में दोस्तों का और कुछ लोगों का सहयोग रहा है और उसके साथ ही परिवार वालों का, मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा है। तो इससे मोटिवेशन मुझे हमेशा मिलता है। और मतलब ये टीचर्स जितने हैं वो बहुत जो आपके शिक्षक रहे होंगे वो जरूर देख रहे होंगे, उनको जरा आप नाम ले लीजिए, किसका सहयोग है? जैसे सर, सबसे पहले तो मेरे पिता ही मेरे सबसे बड़े शिक्षक रहे हैं। उन्होंने मुझे केमिस्ट्री, मैथ ये सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। और एक मेरे सर हैं अवधेश सिंह, उन्होंने भी मुझे फिज़िक्स और मैथ पढ़ाया है, उनका भी बहुत योगदान रहा है। और इसके साथ ही इंग्लिश मुझे रामलाल सर ने पढ़ाई थी और इस वजह से मेरी इंग्लिश भी काफ़ी बेहतर हुई है। आपका तो सीरियसली कहें फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था, लेकिन पहला अटेम्प्ट आपने दिया था, प्री आपने क्वालिफाई किया था। कौन सी कमी ऐसी रह गई थी जिसको आपने रिमूव किया, उसके बाद आगे बढ़ी? सर, 2021 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और प्री क्वालिफाई किया था, मेंस लिखा था। मेंस मुझे 2-3 नंबरों से मेरा इंटरव्यू रह गया था उस बार, बट मेरी मेंस के जो नंबर आए थे उससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी। तो मैंने उस पर कुछ वर्क किया, कुछ सुधार किए, जैसे कि आंसर राइटिंग में मैंने प्रैक्टिस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाई अपनी। और उसके साथ में मैंने जो अपनी बुक्स थी, सिलेबस था, उसको फिर से समझने की कोशिश की और टीचर्स के कुछ गाइडेंस में इस तरह से मैंने अपने अंदर सुधार किया। एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपने पढ़ा, पहले तो आप साइंस स्ट्रीम की थी, उसके बाद पता लगा कि आप हिस्ट्री लिया, पहला जो ऑप्शनल था, ऑप्शनल तो इधर हटा दिया गया। हाँ, ये बताइए ऑप्शनल हटाने के बाद क्या आपका प्रभाव पड़ा है? सर, ऑप्शनल हटाने के बाद में मुझे लगता है कि इतिहास एक बहुत ही रोचक विषय मेरे लिए रहा, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे टीचर्स मिले, जैसे कि मणिकांत सर। जब मैंने उनसे मतलब इस विषय में शिक्षा प्राप्त की तो मतलब इस विषय में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। उसके साथ ही फिर मैंने इतिहास लेने का ऑप्शनल के रूप में निर्णय लिया था, बट मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आए मेंस में, उसको लेके मैं सेटिस्फाई भी नहीं थी। लेकिन फिर जब ये हटा तो फिर मैंने यूपी का स्पेशल का जो पेपर आया उस पर भी उसी तरीके से कार्य किया और जो मार्केट में बुक्स आई थी उसके साथ में अपना कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से लेकर
करके ऐसे करके मैंने इस पेपर की तैयारी की थी। मीडियम जैसे आप हिंदी मीडियम की हैं, आज का जो समय है चूँकि वेस्टर्न एजुकेशन भी वेस्टर्न हो गई है काफ़ी, कुल जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो धीरे धीरे कह सकते हैं कि उसका तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो संस्कृत के लेक्चरर हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो आपको अपनी मीडियम का कितना, जैसे आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको क्या लगता है कि मीडियम का क्या असर होता है? मुझे लगता है कि मीडियम सिर्फ एक माध्यम है आपको अपने आप को मतलब प्रतिरूप जो है आपका उसको प्रदर्शित करने का। तो मेरे लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों सहज माध्यम रहे हैं। बस हिंदी इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि मैं बचपन से ही साहित्य का शौक़ था, इस वजह से मेरी हिंदी शैली बहुत अच्छी रही है। और साथ में मैंने इंग्लिश में भी मैं उतनी कंफर्टेबल हूँ। मैंने न्यूज़पेपर भी डेली हिंदी और इंग्लिश के प्रेफर किए। मेरे हिसाब से इंग्लिश को सिर्फ एक माध्यम मानना चाहिए जहाँ से आपको, जैसे कि कोई बड़े रिसर्च पेपर्स हैं, ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश में अवेलेबल होंगी, तो आपको वहाँ तक एक्सेस के लिए इंग्लिश होना पर्याप्त है। बाकी माध्यम का मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, आप किसी भी माध्यम से सफल हो सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? ग्रेजुएशन मैंने संत भीकादास इंटर कॉलेज यहीं से। बताइए, पूरी तरह ग्रामीण परिवेश की बच्ची है, लेकिन इसकी स्ट्रीम देख रहे हैं, भाषा शैली आप देख रहे हैं, कहीं शब्दों में कहीं हेर फेर आपको नहीं लगेगा। पता लगा जैसे मेट्रो सिटी की भली ये जो पढ़ी लिखी है। लेकिन बेटा ये बताओ कि कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में? आज का एक ट्रेंड चल गया है कोचिंग का। आप तो आपने कंपटीशन दिया, यहाँ के एकेडमिक क्वालिफिकेशन लोग जो लेते हैं उसमें बिना कोचिंग के समझते से बेकार। आप क्या कहेंगे? सर मैंने कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी। आपने कोचिंग ही नहीं किया? कोचिंग नहीं किया, बस मैंने कुछ टीचर्स के नोट्स, जो अच्छे टीचर्स हैं, फेमस टीचर, उनके नोट्स लिए। बाकी कुछ पर्सनल टीचर्स जो थे उनसे कांटेक्ट रखा और उसके साथ ही मैंने तैयारी की। आपने शुरुआत में वनडे एग्जाम भी ट्राई करना चाहिए था। वनडे एग्जाम का आपने वो नहीं बनाया अपना गोल? नो सर, मैंने नीट दिया था एक बार। अच्छा। मेडिकल की मैं तैयारी कर रही थी, बट इंटरेस्ट नहीं था मुझे, तो उसके बाद में फिर इधर आ गई और 21 से मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट करी थी। ग्रेजुएशन भी मेरा 21-22 में मेरा पीजी कंप्लीट हुआ और 21 से मैंने स्टार्ट कर दी थी। बताइए, 2020 में इसका पीजी कंप्लीट, या पीजी जो है 2022 में कंप्लीट हुआ। पहले 1 ही 2 साल, आजकल बच्चे समझते हैं कि 2-3 साल तैयारी करते, सिलेबस समझने में लगता है, लेकिन बच्ची ने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अपना गोल अचीव कर लिया। आगे क्या आप करने की इरादा बेटा? सर आगे भी मेरा यही रहेगा कि अभी मैं 2024 का प्रीलिम पीसीएस का ही देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करूँगी। अच्छा ये बताइए, यूपीएससी तो अभी आपने दिया नहीं? नहीं सर, अभी नहीं दिया। अभी यूपीएससी नहीं दिया? नो सर, अभी नहीं। अच्छा, अब उनके लिए बात कर रहा हूँ जो आपके छोटे, सबसे छोटी तो आप ही हैं लग रही हैं हमको, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो अरे अपनी फैमिली में बड़ी है ना, लेकिन कंपटीशन दे रहे होंगे उसमें आप छोटी हैं, फिर भी आपको भाग्य आपका साथ दिया, कर्म आपका साथ दिया। ये बताइए, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब केवल उनकी बात मैं करूँगा क्योंकि वो लोग भी आपका वीडियो देख रहे हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होता है, तीनों की अलग अलग स्ट्रेटजी बताइए कि आपने कैसे कैसे तैयारी किया। सर पहले तो आप 1-2 महीने में सिलेबस को समझने में लगाइए, तीनों लेवल पे। फिर उसके बाद में एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, तीनों एक साथ लेके चलना है। आप पहले दिन तैयारी करना स्टार्ट करिए तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को फोकस में रखिए। फिर आप जब अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए तो पेपर का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि पीटी के 2 महीने पहले आप पीटी पे फोकस करें। फिर मेंस आ रहा है तो आप सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस करें। बाकी आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, इंटरव्यू के लिए हमेशा न्यूज़पेपर प्रेफर करें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें, अच्छे संवाद सुने। संसद टीवी मैंने प्रेफर किया था, मैं उन लोगों के डिस्कशन सुनती थी। इस तरह से आप अपना एक होलिस्टिक अप्रोच रखिए पूरी तैयारी का। जी। नहीं तो इंटरव्यू के लिए कहीं मॉक टेस्ट दिया था आपने कहीं? हाँ सर, कुछ कोचिंगों में दिया था मैंने। अच्छा बताइए, अब जीएस का रोल बढ़ गया है, पहले तो ऑप्शनल का रोल था, जब से यूपीपीसीएस ऑप्शनल हटा दिया गया, जीएस अब शुरू से ही बच्चे को जागरूक होना पड़ेगा। तो प्री और मेंस के जीएस में क्या डिफर आपको नजर आया? सर मुझे लगता है कि पीसीएस का प्री जो होता है वो थोड़ा सा फैक्चुअल होता है। तो आप फैक्चुअल चीज़ों को भी क्लियर रखिए, एक बुक को कई बार रिवाइज़ करिए और इस तरह से आप एक अप्रोच बना सकते हैं कि
किस तरह से आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है, आप मंथली मैगजीन्स पढ़िए, इस तरीके से आप प्रीलिम्स के लिए एक अलग अप्रोच रखिए। और मेंस की तैयारी के समय आप मेंस भी इस तरह से होता है कि यूपीएससी और पीसीएस में अभी भी डिफरेंस है, लेकिन आप यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी देखिए, वो कैसा लिख रहे हैं, पीसीएस टॉपर्स की कॉपी देखिए, और उस आधार पे आप डिसाइड करिए कि आपकी भाषा शैली को सुधार करिए। और आंसर राइटिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन रहेगी। जी जी। इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जिसने आपको थोड़ा असहज हुई उसमें आप? यस सर, असहज ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं थे, बस मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी एक दो क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे मेरी हॉबी पे ही किया था। मैंने अपनी हॉबी में वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ पे था मेरी हॉबी, तो उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि कोई चैनल का नाम था, उसमें आप बताइए कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो वो मुझे पूरी तरीके से नहीं पता था, और अब मैंने हॉबी लिखा था तो ये मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हुई कि इसका आंसर मुझे आना चाहिए था। एक क्वेश्चन और था कि उन्होंने एक श्लोक मुझसे पूछा था, उस श्लोक का भी अर्थ मुझे नहीं पता था उस समय। तो ये दो क्वेश्चन थे। श्लोक कैसे पूछा था आपसे? मेरा मेडिटेशन भी मैंने बताया था, दो हॉबी थी, तो मेडिटेशन में उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन किए थे, तो बाकी सारे मैंने आंसर दिए थे, बस उन्होंने एक श्लोक पूछा था, वो मैं आंसर नहीं कर पाई थी। चौथा पेपर जो होता है एथिक्स वाला पेपर, थोड़ा लोग उसमें थोड़ा भ्रमित रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा राय दीजिए बच्चों को। यस सर, एथिक्स का जब मैंने 21 में पेपर दिया था तो मेरे 92 मार्क्स थे। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ सुधार करना चाहिए उसमें, तो मैंने सबसे पहले तो अपने नोट्स जो थे पुराने वही रिवीज़न किए। मैंने पतंजलि आईएएस के नोट्स पढ़े थे। उसके बाद में मैंने इस बार एक सुधार किया था कि मैंने टॉपर्स के नोट्स पढ़े, कुछ यूपीएससी टॉपर्स, और इसके साथ में आप जो एग्जाम्पल्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो एथिकल एग्जाम्पल हैं, न्यूज़पेपर से कलेक्ट करिए आप। ऐसे आईएएस ऑफिसर जो हैं, जो रोल मॉडल हैं, उनके एग्जाम्पल्स डालिए अपने आंसर में। तो इस तरह से मैंने अपने आंसर को इनरिच किया था। आप जब सीट पर होंगी, डिप्टी जेलर बन गई आप, जब घर वाले कॉल करेंगे आपको, आप अपनी सीट पर होंगी वहाँ पर, तो आप क्या बोलेंगी, मैं कहाँ से बोल रही हूँ? सर, सबसे पहले तो एक पद की गरिमा होती है, तो वो तो मेरे साथ रहेगी, लेकिन मेरे माता पिता का जो सहयोग रहा है, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उस तरह से इंट्रोड्यूस करूँगी जिस तरह से वो अब मुझे देखना चाहते हैं आगे। मेरा कहने का मतलब थोड़ा आप समझ नहीं पाए, आप ये बोलेंगे कि मैं जेल से बोल रही हूँ? यस सर, क्योंकि मेरा वो तो वर्क प्लेस रहेगा, तो जो भी वर्क प्लेस रहेगा वो तो बोलना ही है। जी 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 जी, ठीक ठीक। देखिए बच्ची कह रही है हम बोलेंगे कि हम जेल से बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो हास बरियास की बात होगी। बेटा ये बताओ कि आज का समय सबको नौकरी नहीं संभव है, और धीरे धीरे पद सीमित होते जा रहे हैं, सब नहीं बन पाएंगे, इसमें बहुत लोगों के सपने टूटते हैं। जी सर, ये सच्चाई तो है। आप ये बताइए, आज के समय में प्लान बी लेकर क्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, या उनके लिए आप राय दीजिए जिनके सपने टूटते हैं? सर, मेरे हिसाब से तो ये है कि आपके पास प्लान भी होना चाहिए। जी जी जी। हमेशा होना चाहिए लाइफ में कि आप कि कोई हमेशा सफल नहीं होता है, आपको जीवन में असफलता कभी ना कभी देखनी पड़ेगी, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, और आगे आप अपना हमेशा भविष्य में ये सोचिए कि आपको आगे बढ़ना है। लाइफ में लाइफ शॉर्ट होती है, लेकिन आपके गोल्स बड़े होने चाहिए और विस्तृत होने चाहिए, मुझे लगता है। तो आप हमेशा प्लान भी रखिए और उस पर भी काम करते रहिए। किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे आपको? देखिए ये तो एक पड़ाव है आपका, आपको लग रहा है, चूँकि आपकी स्टीम लग रही है, सफ़र पहला पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का। इसके बाद आपको अगर मौका मिला तो आप किस सेक्टर में काम करना चाहेंगी? सर, मेरा तो यही सपना है कि मैं पब्लिक इंटरफेस में ही काम करूं। मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो भी पब्लिक से इंटरेक्शन वाले ही वर्क पसंद है। तो मैं चाहूँगी कि आगे चल के डिप्टी कलेक्टर ही बनूं, या फिर यूपीएससी के लिए भी ट्राई करूँगी। जी जी जी। ये बताइए, एक चवन्नी का सवाल जिसकी कोई कीमत नहीं, मैं उसका खुद विरोधी हूँ, लेकिन इसलिए करता हूँ कि सबके जहन में रहता है। आप कई घंटा पढ़ती थी? सर, लगभग 8 से 9 घंटे, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से तैयारी पे ही अपने आप को डेडिकेट किया था। इस सवाल को थोड़ा मैं किसी से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करते मैं सोचता हूँ, क्योंकि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, और जबकि डिजिटल गैजेट्स इतने आ गए हैं, टाइम मैनेजमेंट अब बहुत डिस्टर्ब हो गया है। यस सर। डिजिटल गैजेट जब से ऑनलाइन सिस्टम सारा शुरू हो गया है। ये बताइए कि नोट्स कैसे आप बनाती थी आप? सर, पहले नोट्स तो मैंने ज़्यादातर अच्छे टीचर्स के लिए थे, और अपने नोट्स मैंने सिर्फ उस पे बनाए थे कि जहाँ पे मुझे लगता था कि इसे एडिशनल नोट बनाना चाहिए। बाकी मैंने अच्छे टीचर्स के नोट्स ही प्रेफर किए थे। बस अपने नोट्स मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर के, या फिर कुछ मुझे एग्जांपल्स मिल जाते थे तो बस वही बनाते थे।
ये गुड़िया डिप्टी जेलर बन चुकी है, गांव में हूँ 50 किलोमीटर दूर में। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आपकी रुचि कहाँ पे है? एक और भी आपका, चूँकि इसमें आपको फ्री करता हूँ, चूँकि अभी तो ट्राइब पे मैंने बात की है। जब रुचि की बात आ जाती है आदमी खुद एक उसका मस्तिष्क एकदम से जो है फ्री हो जाता है। आपकी रुचि कहाँ है? सर मुझे अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि है। मैं आध्यात्मिक विषय में थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहती हूँ और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना मुझे पसंद है और ऐसे लोगों से मिलना जो आध्यात्म के विषय में जानने के लिए तत्पर होते हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि आगे। लास्ट क्वेश्चन बताइए, एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जितने आपके बड़े छोटे भाई बड़ी छोटी बहनें हैं उनके लिए। मेरा यही मानना है कि आप लोग अपनी तैयारी में एक होप बना के रखिए और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ वर्क करिए। बाकी सब जो भी होगा है वो अच्छा ही होता है लाइफ में। तो आप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट के लिए तैयार रहिए, बट अपना 100% दीजिए। जी जी। देखिए ये बच्ची है प्रगति उपाध्याय, अभी इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुश्किल से अभी इसको बहुत आगे जाना है, अभी आईएएस की तैयारी करेगी। अभी चूंकि पहला अभी वैकल्पिक विषय हटाया गया था यूपीपीसीएस में, पहले अटेम्प्ट में डिप्टी जेलर बनी है। ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होती है। धन्यवाद। देखिए मम्मी बैठी हैं, पापा बैठे हैं। पहले कहा जाता, हमारे यहाँ एक परंपरा है, सीता तब राम, कहीं भी लिखा आप देखेंगे। तो पहले माता जी से मैं पूछता हूँ, आपको कैसा लग रहा है? सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी बेटी आज यहाँ पहुँच गई है, एक गांव की होगी। अब क्या कहें, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया है, बहुत हमारी बेटी ने हमारा रोशन कर दिया सर। क्योंकि माता जी से और प्रश्न इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि भावुक हो चुके हैं, लेकिन पिता को भावुकता के साथ साथ कहीं न कहीं कठोर होना भी पड़ता है। अब आज का समय ये है कि प्रतियोगिता बच्चे की ही नहीं बल्कि पेरेंट्स की भी प्रतियोगिता हो गई है, क्योंकि इनको बहुत पहले से, लेकिन पापा जी भी टूट गए हैं, ये भी भावुक गए हैं। सर प्रश्न मेरे पास कुछ है नहीं, बस माइक आपके सामने करता है। अरे नहीं, जो है प्रगति बिटिया ने जो है बहुत मेहनत की थी और सारा श्रेय हम मतलब इन्हीं को देंगे हैं। और इनका मैंने हाई स्कूल में ही देखा था कि मैथ में इन्होंने 100 में 100 अचीव किया था। तभी हमको लग गया कि इसके अंदर कुछ है। तो मैं भी एक टीचर हूँ और पिछले 20 सालों से अध्यापन कर रहा हूँ। हमारे पढ़ाए बहुत से बच्चे अच्छी अच्छी जगह पहुँच गए हैं, आयोग की नौकरियाँ और तमाम लड़के आए, उन्हीं का मैं इनको एग्जाम्पल देता रहता था और निकट भविष्य में इनको भी आगे प्रेरित करता रहता था। और जो कुछ था और इसने अपना 100% दिया, सारा श्रेय मैं इसी को दूँ। जी जी जी। आप एक मैसेज उनको भी दीजिए, श्रेय बिटिया को तो देंगे ही देंगे आप, एक मैसेज उन अभिभावकों को भी आप दीजिए जो आजकल उनके सामने शादी पहला टारगेट होता है, जो कि दोहरा दबाव बच्चे, देखिए पेरेंट्स पे दोहरा दबाव, आप कहें या न कहें, आप कहें न कहें, चूंकि दोहरा दबाव होता है, कहीं न कहीं अपनी पीड़ा को आप व्यक्त नहीं करते रहे होंगे, दबाव में तो रहे ही होंगे कि आगे भी जिम्मेदारियां हैं, यहीं तक नहीं 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद जो है आगे हम उसको जो है मौका नहीं देंगे, कहेंगे बेटा ठीक है तैयारी करते रहना, अपने यहाँ जाके तैयारी करना। और मेरी और भी लाइबिलिटी, उन अभिभावकों को राय दीजिए। जी, उन अभिभावकों के लिए हमारा यही जो है मतलब वो है सजेशन है कि वो पहले उनको अगर देखें कि अगर उनके अंदर कुछ है, प्रतिभा है, पढ़ने की लालसा है, तो उनको पढ़ने दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए और उनको पूरा मौका दीजिए। जिस मौके की तलाश में हैं और जहाँ पे वो अचीव करना चाहते हैं उनको मिलना चाहिए हैं। और यही हमारा सबसे है, और हम तो टीचिंग से जुड़े हैं, तो हमारा यही मैसेज है कि जितने भी अभिभावक हमको सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को हर तरीके से प्रेरणा प्रदान करें आगे बढ़ने के लिए। और तो बाकी एक शादी की भी उम्र होती है तो उसको तो करना ही है, सब कुछ है, लेकिन ठीक है उसके पहले अगर उसका इंटरेस्ट है पढ़ने में, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हो तो उसको मौका जरूर देना चाहिए। ठीक, धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामना आपको, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। बिटिया देखिए मम्मी पापा बैठे हैं, आजकल इंटरनेट है और अपलोड हो गया, आजीवन रहेगा, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। कहीं भी आप जाना, आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, आगे भी आपको चूंकि 2 परिवार देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ की एक सनातन व्यवस्था भी है, उसका तो पालन आपको करना है, लेकिन इधर भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू सर।